चलिए देखिए, इसमें जेई मेन में आप अप टू 10 चेक करें। जेई मेन अप टू 10, सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें। देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसको आसानी से देखो एक ऐसे तरीके से देख सकते हैं, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है और ये जितना स्टेबल होगा एक्चुअली रिएक्शन उतनी ही आसानी से, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ कि इसकी एनर्जी हमें यहाँ देखनी हो तो बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन, उसमें कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो? बेंजीन। तो इसका मतलब उसके अंदर ये एनर्जी बैरियर भी कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ये ज्यादा आसानी से क्यों नहीं देता, क्योंकि NO2 का माइनस है, माइनस है माइनस आई दो नुकसान पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। दूसरी बात, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैटाइन बनेगा, उसकी भी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो यहाँ पूछा है उसने सबसे स्टेबल लोएस्ट एनर्जी, तो सीधा सीधा बेंजीन वाला पिक है। चलिए अब, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए बेंजीन नहीं दिया होता और फिर कोई ग्रुप लगाया NO2 ही, तो वो कौन सा डायरेक्टिंग है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे NO2 मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल लगा रहेगा, वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा बजाय की ऑर्थो पैरा। ऐसे अप टू 10 और चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अरे ये तो रीमर टिमान रिएक्शन, कार्बिन यहाँ पे इंटरमीडिएट देख लो, इसके आगे रीमर टिमान रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो पढ़ाया उसमें रीमर टिमान रिएक्शन, ये सब करिए 10 तक। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में आप ऐसा लिखो, एक बार देखो इसके आगे, ये जैसे यहाँ पे जो बी बन रहा है वो बन रहा है कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन के, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। देखो है ना, मैं आपको कॉपी निकलवा निकलवा के दिखाऊंगा, उसमें टाइम लगेगा, आप जो मैं बताऊं जहां पे, तो मतलब मैं इसलिए बता, और ये सब डाउट आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप पहचान पाओ, इसलिए मैं आपको नेम लिखवा देता हूँ कि फिफ्थ क्वेश्चन का जो बी पार्ट है इसमें कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन हुई, है ना, और कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन और के बाद में कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन के बाद में उसका एसाइलेशन यहाँ पे कर दीजिए।
चलिए देखिए, हम लोग कौन से क्वेश्चन पे बात कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें, अच्छा, जिन बच्चों को डाउट्स कम है या नहीं, तो वो अपना जेई एडवांस वाला एक्सरसाइज अपना कर लो, और जो जो कॉमन डाउट्स आते जाएं वहां पे आप गौर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ O माइनस, और इधर यहाँ CO2 है, तो ये COOH। COH कैसे आएगा? कॉल्वेस में रिएक्शन से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे OH, और फिर उसके बाद में आगे इसमें ये दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जो एस्पिरिन हमने बनाया था वो यहाँ बन जाएगा, अटैक यहाँ करेगा और एसाइलेशन का। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब कर लेंगे, यहाँ पे ये है ना COCH3H+ यहाँ से। चलिए अप टू 10 और कोई डाउट है चेक करेंगे। 10 क्वेश्चन और एक 9 क्वेश्चन। देखो 10 क्वेश्चन एक बार देख लो पहले। फिनोल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। देखो मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट क्या है, अब ये आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, इनमें कॉमन नेम पढ़ी। 8 आया है, तो बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? एस्टर। 8 आया है, ठीक है। अब बताओ एस्टर के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले किसको लिखते हैं? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, और उसी को बोलते भी पहले हैं। तो पहले क्या बोला गया है? क्लोरो। तो यहाँ Cl है। बताओ फॉर्मेट मतलब कितना कार्बन रखना है? एक कार्बन। फॉर्मेट मतलब एक कार्बन रखना है, और यहाँ पे क्या रख दिया? क्लोरो। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्मेट। क्या हो जाएगा बताओ? क्लोरोफॉर्मेट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि फिनोल रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। अब इसके साथ रिएक्ट करेगा फिनोल। फिनोल, अब फिनोल में
अब हो जाएगा क्वेश्चन। देखो फिनोल में किसकी प्रेजेंस में NaOH, बताओ NaOH यहाँ क्या बना देगा, फिनॉक्साइड, और ये यहाँ अटैक किया और अटैक यहाँ पे करेगा, तो ऐसे केस में बताओ यहाँ से कौन हट जाएगा, यहाँ पे OCl यहाँ से हट जाना है। तो अब क्वेश्चन जैसे इस तरीके का है कि अपन यहाँ बात करें, जैसे ये तो हो गया बेंजीन, बेंजीन के बाद में यहाँ ये फिनोल में ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया H, मिथा, एक मिनट, क्लोरो, हाँ नेम क्या है इसका, मिथाइल, हाँ नेम गलत बनाया अपन ने, क्योंकि शुरू में क्लोरो नहीं लिखा हुआ है, शुरू में क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, फिर क्लोरोफॉर्मेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl है। देखो एस्टर के नॉमेनक्लेचर में जो सबसे पहले लिखा रहता है वो ऑक्सीजन से अटैच होता है, तो अपन ने इसको मिथाइल पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ Cl आता है। चलो आगे बात करते हैं। ए रिएक्ट विद ब्रोमीन, जैसे एक तो यहाँ ये बना, फिनोल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ NaO, क्लोरोफॉर्मेट, देखो मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट यहाँ पे, चलो ठीक है। फिर इसने यहाँ पे आगे बोला है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू ए रिएक्ट विद ब्रोमीन, तो अब यहाँ पे क्या होगा इसके बारे में यहाँ पे ये बोला गया। अच्छा देखो अब ये बताओ कि यहाँ Cl लगा हुआ ऐसा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है क्या जहाँ Cl लगा हुआ, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो दे रखा है ये फिनॉक्साइड, ये कहाँ एक्सेस में, इस क्वेश्चन में कहीं एक्सेस लिखा हुआ है क्या, नहीं, लेकिन चक्कर ये है कि Cl के साथ कोई प्रोडक्ट बना हुआ है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ PHO माइनस फिर से रिएक्ट करेगा, फिर से कौन सी रिएक्शन, यहाँ SNA यहाँ से अटैक किया, ये यहाँ से हट जाएगा और ये हट के फिर इस तरह से ये प्रोडक्ट सही सॉल्व हो रहा है क्या, ये पीएच यहाँ पे नहीं, एक बार क्वेश्चन देखो, फिनोल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट मतलब यहाँ ये मिथाइल यहाँ, हाँ एक सेकंड मैं कह रहा ना, ये थोड़ा सा ये शुरू से ही करते हैं ना, ये फोनों में कुछ आया तो उसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया दिमाग, है ना। देखो फिनोल रिएक्ट विद फिनाइल क्लोरोफॉर्म, सुनो देखो वापस क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ वो स्ट्रक्चर शुरू में गलत बना और ये सारा, चलो मिथाइल क्लोरोफॉर्म, अब देखो यहाँ से रिएक्शन करवाते हैं फिनॉक्साइड, यहाँ क्या दे रखा है NaOH, तो ये इसमें कन्वर्ट, हाँ अब देखो जब ये यहाँ पे हाई कार्बन चेन है, जैसे कोई कार्बन चेन बनी है तब तो लिविंग ग्रुप हो गया ये, अब यहाँ Cl है तो इसको चेक करिएगा कि ये जब यहाँ अटैक करेगा तो एक तो लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है Cl और एक OM, चलो चेक करो Cl माइनस MEO माइनस, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताओ क्या हो जाएगा HCl, इसका क्या हो जाएगा MEOH, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा HCl, ये क्या हो जाएगा वीक बेस, हाँ तो यहाँ से किसको हटा दो Cl को, तो यहाँ बताओ क्या हो जाएगा PHO C डबल बॉन्ड OM, अब देखिएगा सही बना होगा ये, है ना। चलो अब इसके बाद में यहाँ क्या बोल रहा है, अब देखो ये पीएच है तो यहाँ बेंजीन रिंग बना दें, बेंजीन रिंग आप बना देंगे तो ऐसे केस में बताओ ये कौन सा डायरेक्टिव हो जाएगा, ऑर्थो पैरा, तो आगे बताओ क्या करा रखा है इसमें ब्रोमिनेशन, बताओ इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे क्या करा देंगे ब्रोमिनेशन, ये क्वेश्चन है ना, ये 10, चलो अप टू 10 और कोई बात है चेक करिए देखिए, चलो 20 तक चेक करो। 11 क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, हाँ अब देखो यहाँ क्या रहता है कि जो नाइट्रेशन की बात करेंगे तो ये जो NH2 ग्रुप जब लगा हुआ होना तो ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है, तो इसमें क्या रहता है कि मेजरली तो यहाँ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है, ऑक्सीडेटिव एक्चुअली देखो जब किसी रिएक्शन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करें ना, ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट में बहुत कुछ बन जाता है, जिसमें से एक अपन ने पैराबेंजोक्विनोन अपन ने, तो जब भी कभी किसी रिएक्शन में ये बात करें कि मेजरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है क्या है, तो वो तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो बना हुआ है उसकी, तो अब जैसे बताओ यहाँ पे ये बात करता कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो बताओ NH2 का फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा क्या, नहीं, उसका भी फिर अलग ये हो जाता। अब यहाँ नाइट्रेशन की बात ये है तो नाइट्रेशन में भी क्या होगा कि इफेक्टिव नाइट्रेशन इसका होता नहीं है, क्योंकि मेजरली क्या बन रहा होता है पैराबेंजोक्विनोन यहाँ पे। अब बाकी के जो ग्रुप है Cl OCH3 CH3,
इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। Cl का बताओ कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। OCH3 का कौन सा, प्लस है। और CH3 का कौन सा, प्लस H प्लस आई। उसमें आप उसके अकॉर्डिंग जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। चलिए 20 तक वो चेक कर लीजिए। 14 क्वेश्चन। 14 ओवरऑल एक बार ये देखते हैं क्वेश्चन है क्या कि CHO CH2 CO Cl, ये क्वेश्चन है। साथ में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है H2SO4। चलिए अब देखो इसके अंदर यहाँ हम देखें कि MEO ग्रुप लगा हुआ है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, चलो देखो जैसे ये है बेंजीन और यहाँ है OMe, इधर यहाँ OH ग्रुप है और इसकी रिएक्शन करवाना है CHO CH2 COCl। यहाँ ये CHO CH2 COCl। देखो COCl की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो ऐसे केस में ये इस पे अटैक करके और यहाँ से क्या हटा देगा, Cl। तो ऐसे केस में यदि हम लोग यहाँ पे ये चेक करें कि इसके अंदर क्या प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनना चाहिए, तो बताओ यहाँ इसके रेस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, और इसको कनेक्ट करो CH2 CHO, यहाँ पे ये हो गया। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि H2SO4 दे रखा है तो H प्लस अटैक करेगा यहाँ। यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट इधर होगा, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। और ये किसकी तरह बिहेव कर लेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, है ना। देखो इसमें किसी को डाउट हो, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ तो इसको कनेक्ट करिए H2SO4। जैसे मैं यहाँ इतना आपको कर लेंगे, या तो आगे आप, है ना, कर लेंगे आगे। यहाँ पे H प्लस का अटैक कराइएगा, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे H को हटा के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। हीटिंग दे रखा है तो वाटर रिलीज कर। 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में पहला स्टेप बताओ कौन सी रिएक्शन ए बनने का, ब्लैंक रिएक्शन, है ना। HCHO है, HCl, ZnCl2 नहीं भी दे रखा है, चले। अब बताओ इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या होगा, बेंजीन रिंग पे यहाँ क्या आ जाएगा, CH2Cl। अब इसको आपको डिटेल से देखना है तो फॉर्मेल्डिहाइड, वैसे तो ZnCl2 है तो वो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ला देता है, वो नहीं है तो HCl यहाँ पे क्या चार्ज ला देगा, पॉजिटिव। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो बताओ क्या हो जाएगा, CH2OH। बेंजीन रिंग पे अटैक करके CH2OH आ जाएगा और फिर उसके बाद में वो HCl से रिएक्ट करके OH हट करके आ जाएगा Cl। याद है, ब्लैंक रिएक्शन। अच्छा अब इसके बाद में लेकिन अगले वाला आप आराम से करें। Ag क्या दे रखा है, Cn। बताओ Cl हटकर साइनाइड ग्रुप आएगा या आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, है ना। ये 15 आया आपको, आना। 16 क्वेश्चन सॉल्व करिए। 16 क्वेश्चन में एक काम करो, जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है ना, एक्चुअली देखो अपन ने एक क्वेश्चन कर रखा था एनहाइड्राइड्स। कौन सा क्वेश्चन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, एक बार 16 क्वेश्चन को सॉल्व। देखो एस्टर से रिएक्शन कराते नहीं, अब दे दिया यहाँ सिचुएशन। देखो एक ये रिएक्शन जो हमने करवाई थी, इसमें इधर ये डबल बॉन्ड हो, साथ में AlCl बेंजीन रिंग के साथ। तो एक बार आप निकालिए, देखिए इसको निकाल रखे ना। हाँ अब देखो, अब ये बताओ इससे इलेक्ट्रोफाइल बनाया था इससे, तो AlCl3 का अटैक कराया था यहाँ पे, AlCl। बताओ यहाँ क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। फिर इसको इधर से इधर लेके आए थे, इसको इधर से यहाँ, और फिर उसके बाद में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था तो ये बॉन्ड थोड़ा थोड़ा था। अभी इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, एनहाइड्राइड की जगह। अब ये क्वेश्चन देना क्या चाहिए बताओ, एनहाइड्राइड, लेकिन दो की सिचुएशन है तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तो ऐसे केस में यहाँ क्या कर लेंगे, देखो यहाँ हम कर लेंगे, इधर O आ गया, AlCl3 माइनस, फिर यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा। तो ऐसे केस में AlCl3 माइनस, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो उससे थोड़ा सा रिलेट करते हैं ना वो यहाँ। और ये फिर अब बताओ इसको क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ करा दीजिएगा। पहले अटैक कहाँ कराएंगे, OH के पैरा पोजिशन पे।
लेकिन थोड़ा कनेक्ट, इसको पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन, थोड़ा सा हाथ जमा हुआ होना चाहिए। देखो यदि ये एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत परफेक्ट आते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस, स्पेशली फिडल क्राफ्ट वगैरह पे। लेकिन ये कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसका कोई इंफॉर्मेशन या देना पड़े, बाकी जितना अपनी कॉपी में उससे बनेंगे क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। जैसे इन सबको एक दो बार निकालना पड़ता है ना, जैसे अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे प्राप्त करते हैं। 20 तक और कोई बात तो बोलिए, देखिए ये बने आराम से 17, 18, 19, 20 है ना। चलो अब आगे 30 तक एक बार चेक कर लीजिए। 26 में तो क्या, ये इसमें बोनस क्वेश्चन यहाँ पे है। बोनस हिसाब से देखो ये दे रखा था कि यहाँ पे इन्होंने पूछा था मेजर प्रोडक्ट और बहुत सारे नाइट्रोजन दे रखे थे। ऐसे में किसी एक नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे कमेंट करना कि भाई जैसे लोकलाइज्ड लोन पेयर है बहुत सारे, ठीक है, तो उस बेसिस पे कि ये पर्टिकुलर लोकलाइज्ड लोन पेयर को बता के फिर बताना था, ये यहाँ पे मुश्किल काम था। मतलब बहुत सारा स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लिकेटेड, फिर क्वेश्चन को फिर फाइनली फिर होना चाहिए। 22 देखो, 22 जैसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है, हेलोजन डेरिवेटिव वाला। Br माइनस हटेगा तो प्लस आएगा, जहां कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल तो वो प्रेसिपिटेट दे देगा। तो फोर्थ आंसर एरोमेटिक रिंग बनेगी, वो तो वही सब पुराना चला है, वो तो सारा ब्रोमीन Br माइनस हटेगा प्लस आया। 24 देखो, among the following aromatic compound which one have lowest melting point। देखो मेल्टिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगे, है ना, एक क्या रहता है कि एक रहता है कि जैसे मोलिकुलर मास जितना ज्यादा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे भी डिपेंड कर रहा होता है ना, कई सारे फैक्टर्स ही। तो आप देखो इस क्वेश्चन में यदि आप मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग देखोगे तो फर्स्ट वाले का मोलिकुलर मास सबसे कम आए। आप ऐसे ध्यान रख लो, मोलिकुलर मास ज्यादा होने पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। तो मोलिकुलर मास से इस क्वेश्चन। 30 तक और कोई बात हो चेक कर लीजिए। 25, 25 एक क्वेश्चन और देखते फिर आगे बढ़ते हैं। या 25 क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेप में क्या लगता है, Cl2 विद CCl4, ये डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो डबल बॉन्ड पे क्या जाएंगे, दो Cl। अब AlCl3 एक Cl को हटाएगा, दोनों में से उस Cl को हटाओ जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो अंदर की तरफ वाला, जैसे एक तो फर्स्ट सेकंड नंबर वाले Cl को हटाइएगा, वहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब OCH3 के पैरा पोजीशन पे उस पॉजिटिव को कनेक्ट करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिया कर सकेंगे, है ना। चलो 40 तक चेक करिए। 40 तक आपने कहां तक बनाए क्वेश्चन, अच्छा 40 तक आप एक बार चेक कर लो। 26 इस पे बात कर चुके हैं। 26 हाँ आप बताओ कौन सा। 40th क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ मेटाक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोएनिलीन यहाँ इस तरह से लिख देते हैं, मेटाक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, in ethyl acetate was extracted initially with a separate solution of NaHCO3 to give fraction A। अब NaHCO3 बताओ इसमें कौन सोल्यूबल होगा, इन तीनों में से आप सभी बच्चों से क्वेश्चन है, NaHCO3 में इनमें से कौन सा सोल्यूबल हो जाएगा, बोलो यार। सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट एस देगा, क्या नहीं, ये तो बेस आ गया, इसका तो मतलब नहीं एसिडिक नेचर होनी चाहिए, तो ये सॉल्युबल हो जाए। तो ये तो इसको तो हम सेपरेट कर देंगे, बचे कौन से, दो बचे, ठीक है।
तो पहली स्टेप में मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड सेपरेट हो जाएगा। द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक फेज, इसमें दो बचे, was extracted with dilute NaOH solution। बताओ अब NaOH में क्या कॉन्सेप्ट है, किससे मोर एसिडिक होगा, H2O से, तो वो फिनोल ये होता है। तो दूसरे स्टेप में NaOH में ये सॉल्यूबल यहाँ हो जाए। ठीक है, अब एक बात और यहाँ लिख लेना कि जो एनिलिन वगैरह होते हैं ना, ये एक्वस HCl में सॉल्यूबल होते हैं। देखो NaOH का कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा दिया, H2O से मोर एसिडिक, इसका पढ़ा दिया, और ये एनिलिन वगैरह जो होती है ना, आप एक्वस HCl मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे ये सॉल्ट बन जाएगा सॉल्यूबल, NH3 प्लस Cl माइनस, ये सॉल्यूबल सॉल्ट होगा। लेकिन इसका पूछा नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो यहीं से हो गया, NaHCO3 से ये हटेगा, NaOH से ये हट गया। मैं तो बता रहा हूँ कि एनिलिन वगैरह हो तो एक्वस HCl मिलाने पर उस फॉर्म में वो सेपरेट होता है। 40 तक और कोई बात है देख लीजिए, देखिए 50 तक चेक करिए। हाँ बताइए, आयोडोफॉर्म टेस्ट इनमें कौन कौन से, बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आयोडोफॉर्म है, एक भी देगा कि नहीं, सेकंड वाला देगा ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट से क्वेश्चन नहीं बना तो उसको थोड़ा कॉपी से पढ़ने की आदत है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में CH3CO ग्रुप होना चाहिए यार, तो देखो सेकंड वाले में दे रखा है और फोर्थ वाले में भी दे रखा है, तो इससे आपने कौन सा हटाया, थर्ड हटा, बोलो, है ना। आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखा हुआ आया और फिर क्वेश्चन पे मार्क नहीं करो, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट अपन पढ़े, क्वेश्चन करने के पीछे पर्पज यही तो होता है हमारा, रिवीजन हो जाए, वरना तो अब ये तो आप, अच्छा फिर क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद KMnO4, KMnO4 से बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, तो यहाँ पे ये बनना चाहिए, और एनहाइड्राइड ऑफ बी इज यूज, जब भी कभी ऐसा आए ना, एनहाइड्राइड ऑफ बी इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन आपको पढ़ाया क्या, अच्छा फिनोल की रिएक्शन किसके साथ होगी बताओ, फिनोफ नहीं नहीं, अरे वैसे ही बताओ, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एन, फिनोफ्थलीन के लिए फिनोल की रिएक्शन थैलिक एन, और थैलिक एनहाइड्राइड कब बनेगा, जब COOH कौन सी पोजीशन पे हो, 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन पे COOH, और 1-2 पोजीशन पे COOH होगा तो वाटर रिलीज होकर थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए फर्स्ट सेकंड फोर्थ है, उसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट 1-2 पोजीशन पे हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 36 बढ़िया क्वेश्चन है, इससे पहले देखो ये सारे क्वेश्चन जितने भी डिस्कस हो रहे हैं ये अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ 36 क्वेश्चन में 1-2 पोजीशन पे ग्रुप्स होने चाहिए, ताकि KMnO4 से 2 COH 1-2 पोजीशन पे आए, वाटर रिलीज होकर यहाँ ये बनेगा और ये फिनोल से रिएक्ट करके फिनोल्फिनीन बनेगा। चलो 40 के बाहर चलते हैं, हाँ ये इसमें लिखो NCERT लिखो, इसके आगे लिखो NCERT, और NCERT से इसको, और ये सब तो लिख लेना चाहिए था अभी, है ना। ये NCERT के अंदर मैं ये जो क्वेश्चन रहता है ना, इसके अंदर ये NCERT में दे रखा है, इसको इसीलिए रखते हैं कि भाई आप लोग इसको Cl2 एनहाइड्राइड AlCl3 डार्क में, तो सब जगह यहाँ पे Cl आ जाए, BHC ऐसे नहीं, BHC जो रहेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, उसके लिए 500 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे, तो वहां पे बेंजीन रिंग में बीच में क्या नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये दोनों रिएक्शन BHC वाली और ये रिएक्शन भी 11th NCERT में ये है ना, कि बेंजीन में Cl2 मिलाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 इन डार्क कंडीशंस में, तो ये बनेगा, और 500 केल्विन ले लेंगे टेम्परेचर, सन मतलब लाइट की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर, तो फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड के पाई बॉन्ड वहां हट जाए। देखिए अब आप यहाँ 50 तक देखिए, 41 क्वेश्चन कौन सा, हाँ ये मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे ये बनता है इसके अंदर, है ना, ये आपको कलर लिखवाए थे कुछ डाइस के, तो वहां पे मिल जाएगा। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में NaNO2 विद HCl NH2 के साथ क्या बनाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट,
बीटा नेफ्थोल का रिएक्शन भी मिल जाएगा आपको कॉफी में, है ना। बीटा नेफ्थोल बताइए क्या होता है। बीटा नेफ्थोल जो रहता है 2 बेंजीन रिंग और यहाँ OH। ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कॉपी में भूलो यार, ताकि ये सब बने। ये जैसे यहाँ ये OH आ गया और यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट को कनेक्ट कर दिया, N डबल बॉन्ड N PH। ये देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा है। और ब्रोमीन, अब ऐसा होता है ना 45 में ये हो गया कि चलो NH2 तो इससे हो गया, लेकिन मिथाइल कहाँ रहे, तो बताओ ब्रोमीन वाटर से कितने ब्रोमीन आ रहे हैं, 3 ब्रोमीन। NH2 कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा। 3 ब्रोमीन कब आएंगे, जब दोनों की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन खाली रहे। वो खाली बताओ कहाँ पे है, सेकंड वाले में, क्योंकि CH3 मेटा पे लगा हुआ। हाँ जी, इधर से 44। बताइए। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द हाईएस्ट यील्ड ऑफ फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा ये बताओ आपके इसमें थ्योरी तो नहीं दिया रहता एरोमेटिक में, है ना। हाँ, इसमें एक्चुअली पता है क्या होता है यार, जैसे फिनोल का क्या रहता है, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको, इसको थोड़ा भी एक बार पेंडिंग इसलिए रखिएगा क्योंकि देखो क्या रहता है कि एनिलिन एनिलिन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, इसका रीजन अपने ऐसा लिखा ALX। ठीक है, यहां से ये क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। फिनोल वाले केस में कुछ बुक्स तो इसके साथ रहती हैं कि फिनोल वाले केस में भी कुछ इस तरह का हो जाता है, लेकिन अपने जो शीट है, जैसे अपना यहाँ कंटेंट लीडर बैच की शीट वगैरह, उसमें फिनोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट के लिए बोल रखा है। और बाकी कुछ बुक्स में क्या रहता है कि मतलब इसको लेके कुछ तो एनिलिन की तरह ही बोल देते हैं कि भाई ये भी यहाँ पे कर लेगा, कुछ का ये मानना है कि ये इतना एक्टिवेटिंग नहीं रहता है। अब जब इस तरह की कोई चक्कर पड़ता है ना, तो फिर क्या करते हैं कि एग्जाम वगैरह के अंदर क्या दिया रहता है, फिर वो थोड़ा सा देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड इसलिए रखिएगा कि मैं एक बार इस पे करूंगा डिस्कशन कि भाई लीडर वगैरह के अंदर जो थ्योरी में दे रखा है क्या उसको चेंज करना है, या यहाँ पे क्वेश्चन में बाद में ऐसा हुआ था कि कुछ चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर इस तरह की बात है कि नहीं फिनोल को एज इट इज रखा है, लेकिन यहाँ इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग, है ना 44 में, तो इसलिए इसको होल्ड पे यहाँ रखिए। बाकी मैं बताऊं कि एनिलिन का, जैसे पहले कई बार पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं खुद ये बताया हूँ कि फिनोल नहीं देता, लेकिन बाद में ये रहा कि नहीं फिनोल को लेके थोड़ा सा ये रहता। अब क्वेश्चन यहाँ आ गया, पर थोड़ा आपको क्लियरली कि भाई जेई मेन ने फाइनली क्या किया और आगे फिर क्या, क्योंकि आगे फिर टेस्ट में भी लफड़ा नहीं करेगी, इसलिए एक बार डिस्कशन के साथ फिर मैं आपको ये बात करता हूँ इस क्वेश्चन पे, है ना। ये जो इसके अंदर है इस पे बात करते हैं 44 पे। अब इसके अलावा देखो 50 पे बात करो आप। चलो इसके आगे कितने क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है 7। चलो 50 तक और कोई डाउट है क्या, 50 तक ये सारा। अब थोड़ी देर पढ़ते हैं यार, है ना डिस्कशन। एरोमेटिक ओवन, हाँ ओवन में पूछ लो, कोई उस दिन थोड़ा डिस्कशन में शायद लिए होंगे, लेकिन अभी कुछ पेंडिंग है कुछ, तो पूछ लो ओवन में। ओवन में कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे ना, लेकिन आपका कोई बाकी रह गया हो तो देख लो कि उस दिन डिस्कशन में नहीं हुआ हो। आपकी क्लास में हुआ था कि नहीं ओवन का, ओके हाँ हाँ, लेकिन फिर भी कोई रह गया हो फिर भी उस दिन के डिस्कशन के बावजूद तो पूछ। 41 क्वेश्चन देख लीजिए, 41 क्वेश्चन को सभी मिलकर सॉल्व करिए। देखिए 41 क्वेश्चन में सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है बताओ, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। तो बताओ फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CO है। एक्चुअली ए एंड बी, ए में वो एनाइन बनता है, फिर H+ दे रखा है, तो बी यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब बी जो बनेगा वो फिनोल में एक कार्बन पे OH एंड पास वाले कार्बन पे COOH आएगा, ये बनेगा। अब उसके बाद में दे रखा है
देखो उसके बाद वाला स्टेप थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन से ये बन गया OH और यहाँ पे बन गया COOH। अब आगे दे रखा है Al2O3 एसिटिक एसिड। देखो जब यहाँ एसिटिक एसिड दे रखा हो ना, तो ऐसे केस में ये है एसिड और ये है अल्कोहल। बताओ कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के लिए यहाँ पे वाटर रिलीज होता है तो एसिडिक मीडियम चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है Al2O3। देखो चाहे P2O5 हो या एल्यूमिनियम की ऑक्साइड हो, ये डिहाइड्रेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बताओ? डिहाइड्रेशन में। तो यहाँ से OH एंड यहाँ से H हटा के डिहाइड्रेशन करती है और इसका एस्टरिफिकेशन यहाँ पे कर देंगे OCOCH3। मतलब ये, हाँ यहाँ पे एस्टरी, ये एस्टरिफिकेशन यहाँ हो जाएगा और एस्ट्रीन यहाँ पे बन जाएगा। चलो ओवन में और कोई बात है तो 38 क्वेश्चन ये आप लिख लो। इसमें DDT क्लास नोट्स के क्वेश्चन है। क्लास वगैरह आपने यदि नहीं ले रखी है तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। DDT फॉर्मेशन है ना क्लास के अंदर, और विद मैकेनिज्म भी बता, आपने लिखा था बाद में मैकेनिज्म इसका है? वो मैंने समझा दिया था सारा फ्लोरल में। देखो और कोई है ओवन के अंदर बना सारा? चलो ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं है ना, तो डिस्कशन को आगे और कंटिन्यू करते हैं। आप जैसे इसके आगे अब कितने डाउट रहते हैं बाकी में, थोड़ा जेई एडवांस के भी अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 20-25 क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस वगैरह करके। और फिर कार्बोक्सिलिक और एरोमेटिक दोनों शीट का कंप्लीट डिस्कशन के बाद में ही हम लोग फिर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह इन सब में आगे बढ़े। चलो अब डाइसैकेराइड में सुक्रोज पे बात कर लिया था, माल्टोज पे बात कर लिया था। माल्टोज में हमने चेयर फॉर्म बना ली थी है ना। चलो अब आप लिखिए आगे लैक्टोज। अब एक बात ध्यान रखना कि इनमें कार्बोहाइड्रेट एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा पार्ट दे रखा है, 2-3-4 पेज का जितना भी, उसके अंदर यहाँ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होने पर उसको जरूर रीडिंग लगाएंगे। एनसीईआरटी में लिखी हुई बात आपको आगे कभी टेस्ट वेस्ट में भी कहीं आती है, तो अपन ऐसी बात नहीं करेंगे कि सर ये तो कॉपी में नहीं लिखा था, एनसीईआरटी में लिखा है, दैट मीन्स वो अपना पार्ट कवर है। तो इनसे रिलेटेड बातें थोड़ा सा पढ़ना। लैक्टोज ये मिल्क शुगर होती है। देखो मिल्क अपने आप में कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसके अंदर देखो यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट तो लैक्टोज शुगर मतलब एनर्जी का सोर्स हो गया। अपने एक एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है विटामिन की, तो वो क्या है उनको हम याद करते हैं कि कौन सा विटामिन क्या। तो विटामिन के जो जितने भी विटामिन है उसमें यदि हम सोर्स की बात करें तो मैक्सिमम सोर्सेज में मिल्क आ जाएगा। इसमें प्रोटीन भी होता है, केसिन प्रोटीन, ठीक है। तो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन ये हो गया। तो इसका मतलब जो ग्रोइंग एज होती है, जैसे आप लोगों की एज यहाँ पे है, तो मिल्क जो है वो एक बहुत ही मतलब कंप्लीट फूड है, एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का एंड प्रोटीन का, है ना। तो इसको अवॉइड नहीं करो, इसको ले है ना ये। अब देखो लैक्टोज जो है लिखिएगा, it is a disaccharide of it is a disaccharide of beta D glucose and beta D galactose, beta D glucose and beta D galactose। ये बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज का क्या है? डाइसैकेराइड। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज जो है, बीटा डी गैलेक्टोज, तो इसमें जो बीटा डी, इसका देखो स्ट्रक्चर बताओ। बीटा डी या गैलेक्टोज की बात करें तो वो ग्लूकोज का क्या होता है? C4Fe1, C4 है ना। चलिए अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यदि हम बनाए यहाँ, तो ग्लूकोज आप इस तरह से, ये स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। फिर आप बताओ हमें बनाना है, पहले हमने कौन सा याद कर रखा बताओ? अल्फा। बताओ यहाँ OH नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर CH2OH, ये हमने इसको याद किया, ये है अल्फा। हमें बनाना कौन सा है बताओ? बीटा। तो यहाँ OH ले लिया और यहाँ ये दोनों सेम साइड में, तो ये हो गया बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब एक बार रुकिएगा, देखिए यहाँ पे इस जगह, क्योंकि देखो क्या होता है कि इसमें कौन से एटम्स आपस में लिंक होते हैं ये हमें थोड़ा याद रखना पड़ता है। यहाँ पे हम वापस से बीटा डी ग्लूकोज ही बना रहे हैं,
सेम टू सेम ये का ये कॉपी कर लेते हैं, तो बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे तो इसको हम कॉपी करेंगे एक बार। चलिए अब देखो क्या है, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ H और ये H और ये O। अब देखो नंबरिंग अपन इनकी करें तो नंबरिंग में ये जैसे यहाँ ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। अब ये जो बीटा डी ग्लूकोज है इसका C4 एपीमर, बताओ यहाँ क्या लगा दें H और यहाँ क्या लगा दें OH। बताओ क्या हो गया, ये बीटा डी गैलेक्टो, बिल्कुल सही है बीटा डी गैलेक्टो। अब देखिए क्या होगा कि बीटा डी गैलेक्टोज का फर्स्ट नंबर कार्बन एंड बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ नंबर कार्बन, इन दोनों में जो OH है ये मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं बताओ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ बनाते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये स्ट्रक्चर बनाओ पहले फिर आगे बात करते हैं। बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज और यहाँ बीटा डी ग्लूकोज। इनके बीच में जो लिंकेज है उसमें उस लिंकेज, क्योंकि दोनों की दोनों बीटा यूनिट है तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। चलो अब देखो, अब ये बताओ इस यूनिट को देखकर बताओ, पहली बात तो इसमें लिंकेज वाला कार्बन किस नंबर पे, 1 पे। अच्छा एसिटल लिंकेज और हेमी एसिटल लिंकेज, 1 में कौन सी लिंकेज है, एसिटल। देखो ये सभी स्टूडेंट गौर करें, ऑक्सीजन के आगे कार्बन, ऑक्सीजन के आगे कार्बन, तो जब भी कभी ये लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी तो हमेशा एसिटल ही यहाँ पे होगी। तो अपन इस यूनिट की बात करें, ये आप अच्छे से लिखेंगे, बताओ ये रिड्यूसिंग यूनिट है या नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें कैसा लिंकेज है, एसिड है। लिखो नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। चलिए और कहाँ पे बताओ इसमें लिंकेज वाला कार्बन कौन सा, 1 नंबर। हाँ क्योंकि देखो इस कार्बन पे क्या लगे हैं, 2 ऑक्सीजन, कैसी लिंकेज बताओ, हेमी एसिड का, तो ये जो रहेगा ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग। इसके नीचे आप लिख दीजिएगा कि रिड्यूसिंग, तो ओवरऑल यहाँ पे ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। अब इसको चेयर फॉर्म पे बना लेते हैं, क्योंकि एक बार ग्लूकोज में सब बातें पढ़ने के बाद फिर बहुत आसान है। चलिए चेयर फॉर्म पे पहले हम लोग गैलेक्टोज को बनाते हैं, तो इसमें ये 1 2 3 4 और ये 5 लिखे अपन, है ना। बताओ 5 नंबर पे उसमें क्या दे रखा है बताओ, CH2OH, इसको सबसे पहले हमें रख देना है इक्वेटोरियल। बताओ 4 वाला OH किस फॉर्म में है, यहाँ पे इसकी वो सब गौर करेंगे, 5 और 4, बताओ किस फॉर्म में है, सिस। तो ये ऊपर
तो 4 वाला भी क्या रहेगा बताओ, ऊपर। ऊपर कौन सी पोजीशन आ गई बताओ, ये एक्सियल। बताओ 4 एंड 3 पे OH कैसे, सिस, तो ये ऊपर, तो ये भी कैसे रहेगा, ऊपर, यहाँ या, चलिए 3 एंड 2 बताओ ट्रांस, तो ये ऊपर, तो ये नीचे। अच्छा, अब 2 एंड 1, 1 में देखो OH यहाँ था, तो 2 एंड 1 बताओ कैसा है, ट्रांस, तो ये नीचे, तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर। देखो आप यहाँ तक देख जाए। जो सेकंड वाली यूनिट है बताओ 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, CH2OH। अब 4 नंबर पे जो ग्रुप लगा है कैसा लगा है, ट्रांस, तो ये ऊपर, तो ये बताओ किधर रहेगा, नीचे। अच्छा 4 एंड 3 वाला बताओ कैसा, 4 एंड 3, ये ऊपर, ये नीचे, ट्रांस, तो ये ट्रांस है, ये नीचे, तो बताओ कैसा हो जाएगा, ऊपर। चलो 3 एंड 2 देखो, 3 एंड 2 कैसा है, ट्रांस, तो ये ऊपर, तो ये नीचे। अच्छा 2 एंड 1 देखिएगा, ट्रांस, तो ये नीचे, तो ये ऊपर। बस उसको देखकर ये बना, तो आप लिख सकते हैं उधर वाली यूनिट गैलेक्टोज है, इधर वाली यूनिट ग्लूकोज। अब 2-3 बातें हैं, एक तो ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, रीजन क्या बताओ, क्योंकि इसमें कैसी लिंकेज होती है, MESE। चलो पहले ये चेयर फॉर्म ये बना लो, 2-3 पॉइंट लिख के इसको। स्ट्रक्चर बेस्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जेई एडवांस के हिसाब से, जेई मेन के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी में क्या है, ये लास्ट के टॉपिक्स में थोड़ा सा। तो लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, पहली बात। दूसरी बात, इट शोज म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन शो कर, रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटा रोटेशन शो करेगा एंड फॉर्म ओसाजिक। वही एक कॉमन पॉइंट, हालांकि उसको शुरू की टेबल में ही हम लोग कवर कर चुके हैं। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, शोज म्यूटा रोटेशन एंड फॉर्म ओसाजिक। चलिए लैक्टोज में यहाँ पे ये सारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कंप्लीट, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आप यहाँ हेडिंग डालिएगा स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है ना, वो इसमें स्टार्च की फॉर्म में होता है ना। कोई भी हम लोग यहाँ पे जैसे राइस वगैरह, पोटैटो वगैरह, इन सब में ये क्या स्टार्च, तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी प्रोवाइड यहाँ पे करता है। अब स्टार्च के बारे में थोड़ा सा आप सुनिएगा, फिर अपन लिख लेते हैं इसका ना। देखो एक तो स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, इनका पॉलीमर होता है। सुनना बात को ध्यान से, स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर होता है, बताओ किसका, अल्फा डी ग्लूकोज। एक्चुअली ये एक तरह से नेचुरल पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स है वो आपस में कनेक्ट होकर। अब अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स दो तरीके से इसमें कनेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो जैसे सीधा ये चेन फॉर्म में ये कनेक्ट हो, स्टार्च का वो पार्ट जिसमें कि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ऐसे लीनियरली अरेंज होती है, आपस में सीधा ऐसे कनेक्ट होती है, उसको बोला जाता है एमाइलोज। एमाइलोज क्या, स्टार्च का एक पार्ट, मतलब स्टार्च जो है वो स्ट्रक्चरली दो बातों से मिलकर बना है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट ऐसे लीनियरली ऐसे कनेक्ट हो। चलिए दूसरी बात क्या है कि एक जैसे चैन ऐसे बनी हुई है, एक चैन जैसे ऐसे बनी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चैन ये बनी हुई, और अब ये दूसरी चैन ऐसे बनी हुई है। तो अब एक पॉइंट पे जाके और ये आपस में कनेक्ट होगा, मतलब क्या है, ये तो एमाइलोज ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर, और एक क्या हो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरी लीनियर स्ट्रक्चर, और वो एक जगह से कनेक्ट हो, इस तरह का स्ट्रक्चरल पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं बताओ, एमाइलोपेक्टिन। तो एक्चुअली ये मिलकर यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्च वाली बात हो, क्या हो जाता है ये स्टार्च पे यहाँ पे।
चलो तो एक बार देखो, आप शीट निकालो, शीट में आप एक बार इन दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, है ना, स्ट्रक्चर देखिएगा एक बार। देखो, देखा आपने स्ट्रक्चर इसका, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो एमाइलोज, जो एमाइलोज स्ट्रक्चर है ना यार, उसको आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए। अब एमाइलोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना अपने लिए बहुत आसान है। देखो कि अपन, अच्छा इसको अपन चेयर फॉर्म में नहीं करके थोड़ा सा सिंपल ऐसा देख लेते हैं। देखो अब अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ये बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ ओ एच, यहाँ एच, एच यहाँ ओ एच, और ये सी एच टू ओ एच, और यहाँ एच, है ना। एक यूनिट ये रही। और आगे जैसे मैं यहाँ दो ये बात करता हूँ, देखो यहाँ एच, यहाँ ओ एच, इधर एच, यहाँ ओ एच, बाकी की यूनिट जैसे ऐसे लगी हुई है, ठीक है। और आगे ऐसे और लिखा मैंने, यहाँ यहाँ एच, यहाँ ओ एच, इधर एच, यहाँ ओ। अब देखना है इसमें क्या होगा एमाइलोज के अंदर, ये 1 और 4, ये 1 हो गया, और दूसरी जो यूनिट है उसका 4 पार्ट। यहां से बताओ क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, और ये यूनिट इधर से बताओ ये क्या रिलीज कर देगा, H, है ना। यहाँ देखिए आपस में यूनिट ये बनेगी ऐसे, ये बना, और बताओ यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H। बोलो यार समझ में आया ये, है ना। चलो एक बार ये थोड़ा बनाना तो रहेगा। ये यूनिट जो है आपस में इस तरीके से ये कनेक्ट होगी, ये है एमाइलोज, इस तरह का पार्ट एमाइलोज। अब ये जो फ्री वैलेंसी है इस पे सिमिलर टाइप के ग्रुप रखेगा। तो बनाओ एक बार ये कॉपी में फटाफट। ये समझाने के लिए आप देखो, आप तो मेन तो इस तरह से ये तो
बनाया आपने ये एमाइलोज, है ना। चलो अब एमाइलोपेक्टिन बनाना है अपने को, फटाफट से बनाना है। ये खत्म, इसके बाद में स्टार्च के बाद में थोड़ा बहुत इस पे है सेल्यूलोज पे, इसके बाद बना लिया होगा, है ना। चलो अब देखो दूसरा, जैसे एमाइलोपेक्टिन बनाना है ना, तो एमाइलोपेक्टिन के लिए अब क्या है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, एमाइलोपेक्टिन में ये होगा कि ये यहाँ, जैसे मैं इधर इस तरह से बनाते हैं, 1,6 यहाँ पे यूनिट जो है उसको कनेक्ट करके और फिर बनाना, तो 1 यहाँ ये हो गया, और इधर इसका फर्स्ट और ये 6, तो फर्स्ट तो ये हो गया, इससे कनेक्ट कर लेते हैं 6 वाले को, तो यहाँ CH2, देखो अब देखना यार, देखना सभी स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या होगा कि ये यूनिट्स आपस में ऐसे कनेक्ट है, देखो ये यूनिट्स आपस में ऐसे कनेक्ट है, और इसके अंदर क्या, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, इनमें क्या होगा, यहाँ से वाटर रिलीज होके और इधर इधर यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ये आया, और ये इस तरह से, तो ये 1,6 लिंकेज हो गया, 1,6 लिंकेज। एक्चुअली हुआ क्या, इसका फर्स्ट नंबर और इसका 6 नंबर, यहाँ से एक तरह से एच, एक जैसे एक जगह से एच, एक जैसे ओ एच गया, और यहाँ ये लॉन्ग चेन ये था, तो इसमें एक किसी चेन पे 6 नंबर पे इससे कनेक्ट होकर ऐसे ब्रांचिंग निकली रहे, तो इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट बताओ कौन सा हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन। तो आप 2 यूनिट यहाँ बना लो, एक 2 यूनिट ऐसे बना लो, ऐसे करके, और ये ग्रुप्स हैं जो ये बाद में चाहे लिख लेना, आपको जल्दी से बनाना हो तो बाकी ग्रुप लिख दो। देखो मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख पाता हूँ फिर आपको। 2 यूनिट बना लीजिएगा, 2 यूनिट बना के यहाँ पे एन लिख लो, यहाँ एक 2 यूनिट बना के आगे, जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी चेन पर एन, 1,6 लिंकेज होके एमाइलो पे। होता तो है, अब वो आज तो वैसे ही रिजल्ट का वैसा ही, बाद में फिर वो सेलिब्रेशन, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब अलग इसमें रहते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है ना। तो दी तो जरूर जाएगी, आज हो सकता है इसमें बिजी हो, है ना, लेकिन थोड़ी बड़ी डिमांड करो इस बार, नहीं हाँ?
चलिए जी, अब देखो, अब आप थोड़ा सा लिख लो इसको, बाकी आप फिर लिख लीजिएगा फटाफट इसको। एक दो पॉइंट्स हैं, सेल्यूलोज भी लगे हाथ लो। चलो अब आप इसको बनाते रहिएगा, एक दो पॉइंट्स लिखो बस, है ना। लिखिए स्टार्च इज, अब बोर्ड पे रहेगा ये बना लीजिएगा, वैसे भी रफली बनाया हुआ है। स्टार्च इज structurally, starch is actually a mixture of, starch is actually a mixture of two structurally different, starch is actually a mixture of two structurally different polysaccharides. Starch is actually a mixture of two structurally different polysaccharides. फर्स्ट लिखिएगा एमाइलोज, फर्स्ट यहाँ पे लिखिएगा एमाइलोज, ब्रैकेट में लिखो 20%। ये जो स्टार्च होता है उसका 20% पार्ट ये कवर करता है, और डैश लगा के लिखो सॉल्यूबल इन वाटर। एमाइलोज ब्रैकेट में 20%, डैश लगा के लिखो सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट लाइन में लिखो सेकंड एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन ब्रैकेट में 80%, और आगे डैश लगा के लिखो इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। एमाइलोज 20%, एमाइलोपेक्टिन 80%। चलिए अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए एमाइलोपेक्टिन हैज branched chain structure, amylopectin has branched chain structure। अब वो उसमें 1,6 लिंकेज होती है, ये तो स्ट्रक्चर में है ही। नेक्स्ट लाइन में लिखो बोथ amylose and amylopectin, both amylose and amylopectin are composed of alpha D glucose unit. Both amylose and amylopectin are composed of alpha D glucose unit, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से यहाँ पे ये बना हुआ होता है, इसमें ये कंपोज। चलो अब देखो यहाँ इसके अंदर लिखिए सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बात अपन करेंगे तो सेल्यूलोज जो होगा वो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो है ना उनके मिलने से सेल्यूलोज बनता है। और ये हमने बात भी की थी कि है ना ये लीव्स वगैरह में प्लांट सेल के अंदर ये मेनली सेल्यूलोज ही रहता है। तो ये अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग इस तरह से एक बार इसको देख लें कि जैसे एक बार बनाइएगा नहीं, बस एक बार देख लो इसको कि यहाँ CH2OH, अब ये हमें बिल्कुल याद है ना, हाँ OH OH यहाँ OH और यहाँ ऊपर गया तो यहाँ नीचे यहाँ पर। चलिए अब इसको क्या किया, OH को मैं यहाँ पे ऊपर ले लूं तो क्या बन जाएगा बीटा। अब देखो ये जैसे लिंकेज है ना, ऐसे लाइन में ऐसे बना सकते हो या फिर इनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहाँ जो ये ग्रुप लगे हैं ना यार, इनको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ लिंकेज बनाने के लिए मैं ऐसे यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर था तो ये नीचे रहा, ये ऊपर है तो बीटा ये। अब देखो क्या होगा कि ये जो बीटा यूनिट है इसके साथ दूसरा, जैसे देखो ये, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स वाली बात है, बस वो समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ HOH, इधर HOH, जैसे ये भी मैंने एक बीटा डी ग्लूकोज यहाँ बना, यहाँ OH आया और इधर H। अब इसमें क्या होगा कि 1,4, जैसे ये 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये 4th नंबर वाला OH एंड 1st नंबर वाला OH, बताओ वाटर रिलीज होकर यहाँ पे क्या बना देगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही बना, जैसे ये लिंकेज ही बना। फिर उसके बाद में
ये जो फोर्थ नंबर वाला है वो लिंकेज इधर की तरफ बनाएगा, है ना, और यहाँ ये फर्स्ट नंबर वाला जो है ये आगे की तरफ लिंकेज है। तो बताओ ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई यहाँ, सेल्यूलोज। आराम से पहचान सकते हैं। अब देखो ये बताओ ये यूनिट कौन सी होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब आपको ये पहचानना हो कि ये बीटा लिंकेज है, तो आप बताओ यहाँ क्या इमेजिन करेंगे, OH, इसको तोड़ना, ये OH एंड CH2OH सेम साइड में है, तो बताओ कौन सा यूनिट हो गई, ये बीटा यूनिट। ठीक है ना, तो आप इसमें नोट करिए डिफरेंस को, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। फटाफट में मतलब आपको सीधी सी बात है बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, और बीटा डी ग्लूकोज बनाने के बाद में बस उनको कनेक्ट करना है सिंपल। यहाँ पे इस तरह से बना हुआ मिल जाता है इसलिए, बाकी इसको लीनियरली ऐसे भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर जो होगा वो सेल्यूलोज। तुरंत बनाएंगे इसको। लिखा आपने, है ना। आप कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, स्ट्रक्चर के बाद में नोट लीजिएगा। हाँ, देखिए सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, cellulose is a polymer of beta D glucose. Cellulose is a polymer of beta D glucose connected by beta 1,4 glycosidic linkage. Cellulose is a polymer of beta D glucose connected by beta 1,4 glycosidic linkage. Next point, it is straight chain polymer. It is straight chain polymer. नेक्स्ट लिखिएगा, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ACETYLATION, एसिटाइलेशन कोमा नाइट्रेशन और मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, नाइट्रेशन और मिथाइलेशन ऑफ सेल्यूलोज, give tri-substituted cellulose, which suggests that only 3 OH groups are, acetylation, nitration और methylation of cellulose give tri-substituted cellulose, which suggests that only 3 OH groups are free. देखो जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, उसको ऐसे समझना, जैसे अपन इसका एसिटाइलेशन करवा दें, जैसे अपने को ये पता है एल्कोहल की रिएक्शन CH3COCl से करवा दी जाए, तो ऐसे केस में यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, RO
C डबल बॉन्ड OCH, मतलब एसिटाइल ग्रुप जो है वो इससे कनेक्ट हो जाता है एल्कोहल का H है। तो अपन इसका एसाइलेशन करवाएं तो मैं जैसे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि यहाँ देखो एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, बताओ इसका एसिटाइलेशन कराएं तो यहाँ पे इसको बोले हम असाइल ग्रुप बोले या एसिटाइल ग्रुप बोले, ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी ये कनेक्ट हो जाएगा। अब बताओ ये एस्टर बनता है यहाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट। तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का बनना, ये बात इस बात को प्रूव करता है कि सेल्यूलोज की एक यूनिट में कितने OH ग्रुप्स होते हैं, बताओ 3 OH ग्रुप्स ही होते हैं। तो ये सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट आप ड्रॉ कर लीजिएगा, सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट ड्रॉ कर। ये आपने ये ड्रॉ किया, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेज नंबर 188, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उस क्वेश्चन को पूरा आप अच्छे से देखें, उसके बाद पेज नंबर 188 क्वेश्चन नंबर 1। एक तो बीटा लिंकेज आपको पहचाननी है, बीटा लिंकेज, क्या सॉल्व आपने, हाँ? क्या होना चाहिए इसके, हाँ एक कोई आंसर ये होगा। चलो आंसर देखो, पीछे आंसर, आंसर देखिए, कोई कंफ्यूजन, आंसर ये दे रखा है। हाँ अब इसमें, अब देखिए वर्क क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ये है कि सेल्यूलोज अपॉन एसिटाइलेशन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसमें एक तो बीटा लिंकेज जो है वो दे रख, बीटा लिंकेज आप चेक करेंगे तो OH ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो OH ऊपर की तरफ जो है ना, और ये दूसरा ग्रुप भी A में एंड B के अंदर ये दे रखा है। फिर उसके बाद में ट्राई एसिड, अब B के अंदर तो कुछ OH ग्रुप फ्री छोड़ रखे हैं, वहां एसिटाइल ग्रुप लगाया ही नहीं, तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, A आंसर। तो आपको स्ट्रक्चर क्लास में टाइम लगता है, यहाँ तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ तो आइडेंटिफाई करने वाली बात रहती है। चलो अब एक बस एक पॉइंट और देखो, ग्लाइकोजन वगैरह में स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ बात नहीं है। ग्लाइकोजन जो है उसमें एनसीईआरटी में एक दो पॉइंट लिखे हैं, बस वो हम नोट कर रहे हैं। ग्लाइकोजन ग्लूको एक तरह से एनिमल्स में फूड स्टोरेज की फॉर्म में रहता है। जब भी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, ग्लाइकोजन ब्रेक होकर ग्लूकोज बनाता है और बॉडी को एनर्जी देता है। अब इसी वजह से जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई भूखा है, तो वो तुरंत उस मतलब जैसे उसको ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या रहेगा कि वो ग्लूकोज में चेंज होके मिलता रहेगा, तो एक पर्टिकुलर कुछ दिनों तक काम चल सकता है ना। फिर आगे तो बहुत ज्यादा तो नहीं चलेगा, है ना।
जैसे अनशन वगैरह कुछ करते हैं, ये सब ये करते हैं, तो कुछ दिनों तक तो चलता रहता है, बाद में फिर बड़ा चक्कर पड़ने लग जाता है। इसलिए गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आ जाता है कि यार इतना दिन हो गया, अब कुछ बात बात मानो, नहीं तो चक्कर नहीं पड़ जाए, है ना। तो ग्लाइकोजन ग्लूको, अब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना एमाइलोपेक्टिन जैसी होती है, मतलब ये ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कनेक्ट होती है लेकिन ब्रांच्ड होती है, और ये बोला जाता है कि एमाइलोपेक्टिन से भी ये ज्यादा ब्रांच्ड रहता है। तो इसमें एक दो पॉइंट्स हैं, जैसा आपको ये बात पूरी ध्यान रखनी है कि एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, ब्रांच्ड ये होता है, जैसे ये तो होता है चेन फॉर्म में, लेकिन स्टार्च में ब्रांचिंग होती है, एमाइलोपेक्टिन में, इसमें भी ब्रांचिंग है। एक दो पॉइंट्स आप लिखो इसमें, देखो लिखिएगा ग्लाइकोजन से रिलेटेड, और ये इसमें लिखिए द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड, the carbohydrate are stored in animal body, the carbohydrates are stored in animal body as glycogen, as glycogen। ये लिखिएगा, it is also known as animal starch, it is also known as animal starch because its structure is similar, its structure is similar to amylopectin, and is rather more highly branched. Its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched। एक लास्ट पॉइंट यहां लिखिए, when the body needs glucose, when the body needs glucose, enzymes break the glycogen, when the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose, enzymes break the glycogen down to, ठीक है। अब इसमें कुछ और, ये तो हो गया जो अपने सिलेबस के अंदर ये, अब इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर मैं आपको अगले टर्न पे और लिखवाऊंगा, है ना, जैसे राइबोज हो गया, कुछ और जैसे डी फैमिली की कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, ताकि कोई जरूरत पड़े तो काम में ले सकते हैं। अब 20 क्वेश्चन जेई एडवांस की ओर करके लाओ उसमें, है ना, अगले टर्न पे जेई मेन कंप्लीट करके, हाँ एरोमेटिक में जेई एडवांस के 20 क्वेश्चन बस मैं दे रहा हूँ, और फिर बाकी टर्न पे पढ़ाई कर लेंगे, फिर आगे जेई एडवांस में भी टोटल, हाँ तो फिर कितना कर 30 करके लाओगे या कितना, हाँ तो फिर 30 करके ले आओ, फिर 40 रह जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन जेई एडवांस के करके, चलो ठीक।